A very good morning, student. This is Nalini Singh, and in this video we are going to learn about company. So what is company? A company is an artificial person created by law. कंपनी किस तरह से काम करती है एज अ आर्टिफिशियल पर्सन, बिकॉज वो चल फिर नहीं सकती, इसलिए हम आर्टिफिशियल पर्सन कह रहे हैं. वाई वी आर कॉलिंग इट पर्सन? बिकॉज इसको एक सेपरेट आइडेंटिटी होती है. जैसे हर एक पर्सन की एक सेपरेट आइडेंटिटी होती है, उसका एग्जिस्टेंस होता है, उसका रहना ना रहना पता चलता है. उसी तरह से कंपनी का भी एक सेपरेट आईडी और उसका एग्जिस्टेंस होता है, और ये क्रिएट किसने किया है? बाय लॉ. सो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ. So, introduction. The drawback of one form of business organization gave birth to other form of business organization. So हम क्या करते हैं, एक बिजनेस का ड्रॉबैक, जो भी उसकी कमी होती है, उसको पूरा करने के लिए किसी और अदर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का जन्म होता है. तो जब हम बात करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप बिजनेस वेयर इनकैपेबल ऑफ फुलफिल द एवर ग्रोइंग एंड नेवर एंडिंग डिमांड ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन. बहुत ज़्यादा ग्रोथ अगर हमें अपने बिजनेस में चाहिए, तो अगर हम सोल ट्रेड और पार्टनरशिप की बात करते हैं तो वो कैपेबल नहीं है. दे आर नॉट कैपेबल, क्योंकि वहाँ पे लिमिटेड ही सारी चीज़ें रहती है. हमारा जो कैपिटल है वो बहुत लिमिटेड होता है, इसलिए कंपनी का बर्थ होता है. सो मोर एवर द अबव टू फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फेस सम drawbacks to like limited liability, limited capital, limited managerial abilities, limited goodwill. These are the drawbacks of sole trade and partnership. Okay, तो उसके लिए हमने कंपनी को चुना, इसलिए अब हम कंपनी के बारे में पढ़ेंगे. सो एज civilization's development, demand for goods increase and sole trade organization and partnership organization could not fill up the demand requirement. So there was, because great production meant large capital. जब हमें कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारा ज़्यादा प्रोडक्शन करना है तो हमें क्या ज़रूरी है? कैपिटल ज़्यादा होनी चाहिए. एंड विद द फेयर ऑफ अनलिमिटेड लाइबिलिटी, यहाँ पे साथ में ये होता है हमारी लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है. हैंगिंग ओवर देयर हेड लाइक ए them was what these organizations could not expand beyond a certain limit. Thus the need for establishment of a more stable form of organization with great potential for expansion was felt. It was then the concept of companies materialized. So तो इस तरह से कंपनी के बारे में सोचा गया. Now we are talking origin. So if we are talking about origin of company, so company organization originated in Italy in 12th century AD in England. Company was established in 16th century and its outcome was East India Company. तो 16th centuries में आउटकम हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी का. ग्रेजुअली कंपनीज वर एस्टेब्लिश इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. धीरे धीरे कई सारे इंडिया के पार्ट्स में कंपनी का इस्टेब्लिशमेंट होने लगा विथ डिफरेंट नेम. फॉर एग्जाम्पल इन इंग्लैंड एज जॉइंट स्टॉक कंपनी. जॉइंट स्टॉक कंपनी इंग्लैंड में बोला जाता है. इन फ्रांस एज एसोसिएट एनीमी. इन अमेरिका एज कॉरपोरेशंस एंड इन इंडिया एज कंपनी. तो कंपनी इंडिया में हम कंपनी के नाम से जानते हैं, अदर कंट्रीज़ में अलग अलग नाम से भी लिया जाता है. तो अब हम बात करते हैं रीज़न विच नेसेसिटीज़ द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी. जो कंपनी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ तो उसके फॉर्मेशन की ज़रूरत क्या पड़ी, हमें क्या ज़रूरत थी. सो जब हमें कैपिटल ज़्यादा चाहिए थी, नीड ऑफ कैपिटल, ज़्यादा कैपिटल चाहिए था, तो सोल ट्रेड में वो पॉसिबल नहीं था क्योंकि सिंगल पर्सन ही इन्वेस्ट करता है. उसी तरह पार्टनर में 20 से ज़्यादा पर्सन इन्वेस्ट नहीं कर सकते. सो यहाँ पे हमें ज़्यादा कैपिटल के लिए इसको और लार्ज प्रोडक्शन के लिए. फिर उसके बाद अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़. सोल ट्रेड और पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ थी. उसको कम करने के लिए, बर्डन ऑफ रिस्क को कम करने के लिए, ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए और सफिशिएंट मैनेजमेंट के लिए. क्योंकि सोल ट्रेड और पार्टनरशिप में ये रिस्क भी ज़्यादा था, लिमिटेड लाइबिलिटीज़ भी लिमिटेड थी, हम प्रोडक्शन भी ज़्यादा नहीं कर सकते थे, हमारे पास कैपिटल भी ज़्यादा नहीं थी और हमारे पास अच्छा मैनेजमेंट भी नहीं था. तो इन सब चीज़ों को पूरा करने के लिए हमें समझ में आया कोई और फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन को देखा जाना चाहिए जिसको कि कंपनी में देखा गया. इसलिए धीरे धीरे इसका एस्टेब्लिशमेंट और डेवलपमेंट होता गया. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द मीनिंग ऑफ कंपनी. सो कंपनी इज़ अ लैटिन वर्ड
एंड इट मीन्स टू ईट मील टुगेदर। ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग है ईट मील टुगेदर, मतलब साथ रोजी रोटी को हम खाते हैं। इट इज़ ड्राइव फ्रॉम द लैटिन विद कंपनी इज वेदर कॉम मीन्स टुगेदर एंड इज मीन्स ब्रेड, मतलब साथ में मिलकर रोटी खाना। टेकिंग ब्रेड टुगेदर ऑन द पर्सन हु टेक मील टुगेदर, जब हम साथ में बैठ के खाते हैं तो कंपनी मतलब जब हम कई लोगों के साथ मिलकर जब कोई काम कर रहे होते हैं। सो कंपनी इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु आर रनिंग बिजनेस एंड हैव गॉट देम सेल्फ रजिस्टर्ड एज ए कंपनी। तो कंपनी ने जब खुद को रजिस्टर्ड करा लिया है और वो कोई बिजनेस को रन करा रही है, दैन दैट इज कॉल्ड कंपनी। दोज हु परचेज द शेयर्स ऑफ द कंपनी आर कॉल्ड शेयर होल्डर। जो कंपनी के शेयर्स को खरीदते हैं दैट इज कॉल्ड शेयर होल्डर। Normally the liability of every shareholder is limited and extent of number shares purchased by him. There is no restriction on the transfer of shares. The company has an existence independent on its shareholder. Now there's so many definitions regarding of company. अब we are talking about characteristics of company. What is the characters or nature of company? So the first point is artificial person. company को जो कहा गया है that is artificial person, क्योंकि इसकी एक separate identity और existence होता है, जैसे natural person होता है उसी तरह से artificial इसलिए कहा गया कि क्योंकि ये चल फिर नहीं सकता है। उसके बाद है perpetual existence of life. So men may come और मैन में गो, जो एक सिंगल पर्सन की बात करते हैं तो वो मर जाता है, आता है, जाता है, इस तरह से किसी भी कंपनी में आता है और जाता है। जैसे पोस्ट चेंज होती है, वो रिटायर होता है, उसकी डेथ हो जाती है, बट जो कंपनी होती है उसका परपेचुअल एग्जिस्टेंस होता है। कंपनी कभी भी नहीं मरती है क्योंकि उसको चलाने के लिए कोई दूसरा आदमी आ जाता है। उसके बाद अदर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो दैट इज़ लिमिटेड लाइबिलिटीज़। यहाँ पे कंपनी के जो शेयर्स होल्डर होते हैं उनकी लाइबिलिटीज़ लिमिटेड होती है। किसी भी अगर कोई शेयर होल्डर अपना शेयर को ट्रांसफ़र करना चाहे किसी अदर पर्सन को तो उसमें भी कोई बाउंडेशन नहीं होता है। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब यहाँ पे कंपनी की सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है, एक जैसे कि उसे नाम से जाना जाता है। उसके बाद कॉमन सील, कंपनी की एक कॉमन सील होती है, किसी भी काम में उस कॉमन सील का यूज़ किया जाता है जिससे कि प्रूव होता है। रिप्रेजेंटेटिव मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव होता है जिससे कि शेयर होल्डर के थ्रू इलेक्टेड किया जाता है। लीगल वाइंडिंग अप, अगर कंपनी इज़ क्रिएटेड बाय लॉ, कंपनी लॉ के थ्रू क्रिएट हुई है तो इसका अगर वाइंडिंग अप भी होता है तो लीगल प्रोसीजर के साथ ही होता है। नाउ नंबर ऑफ़ मेंबर, तो अगर हम कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी यहाँ दो तरह की होती है, एक पब्लिक एक प्राइवेट। तो अगर पब्लिक की बात करते हैं तो यहाँ पे 7 मेंबर्स होते हैं कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, देयर इज़ नो लिमिट। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट प्राइवेट कंपनी, तो प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 मेंबर और ज़्यादा से ज़्यादा 50 होने चाहिए, बट हमारी बुक में 50 लिखा है। अब यहाँ पे करेक्शन हुआ है 2013 के अकॉर्डिंग, तो उसके हिसाब से 200 मेंबर होने चाहिए कंपनी में और मिनिमम 2। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में कंपनी का रजिस्ट्रेशन किसी भी तरह से मैंडेटरी नहीं है, ये कंपलसरी है। कंपनी का रजिस्ट्रेशन लॉ के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट के हिसाब से पूरा होना चाहिए। इंडिपेंडेंट अफेयर्स, इसके अफेयर्स जो कंपनी के मालिक होते हैं वो अफेयर्स को जितने भी कामकाज है जो भी है वो इंडिपेंडेंट होते हैं। एंड शेयर्स होल्डर आर नॉट एजेंट्स, जो शेयर्स होल्डर होते हैं वो कंपनी के ओनर कहलाते हैं बट एजेंट नहीं कहलाते। तो एजेंट आर डिफरेंट एंड शेयर्स होल्डर आर डिफरेंट। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ कंपनी। तो कंपनी के एडवांटेजेस क्या हैं देखते हैं। फर्स्ट है लार्ज कैपिटल, इसमें हमें लार्ज कैपिटल मिलती है क्योंकि यहाँ पे मेंबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, 10-20 नहीं होते, उससे ज़्यादा होते हैं, तो कैपिटल भी लार्ज होती है। यहाँ पे लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, हम अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पंक्चुअल शेयर्स होता है, मतलब एग्जिस्टेंस जो होता है वो सेपरेट होता है। डेवलपमेंट ऑफ मैनेजरियल एफिशिएंसी, मैनेजरियल एफिशिएंसी का डेवलपमेंट होता है, हम अपने बिजनेस को ग्रोथ कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ग्रेटर स्कोप ऑफ एक्सपेंशन, सोल ट्रेड को बढ़ाना चाहें, जॉइंट हिंदू फैमिली पार्टनरशिप, इनको हम बढ़ा नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास जो भी स्कोप है दैट इज़ लिमिटेड, बट यहाँ पे स्कोप एक्सपेंशन के काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं। डिवीज़न ऑफ रिस्क, यहाँ पे जो रिस्क का डिवीज़न हो जाता है। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट,
So the company is managed on the principle of the democracy. The board of directors who manage the company are elected by the shareholder. They retire by rotation and may be re-elected by the shareholder. Social utility, a company form of organization and effective medium of attaching small and saving of the community. उसके बाद स्टेबिलिटी होती है, कंपनी में स्टेबिलिटी होती है, किसी के आने या जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कंपनी कंटिन्यूस वैसे ही चलती है. इकोनॉमिक ऑफ लार्ज स्केल एंड डिवीजन ऑफ वर्क, यहाँ पे लार्ज स्केल के लिए इकोनॉमी रहती है और काम का भी बंटवारा हो जाता है क्योंकि इसमें कई सारे लोग होते हैं. पब्लिक कॉन्फिडेंस, क्योंकि हम अपने फाइनल अकाउंट को हर साल कंपनी पब्लिक करती है जिससे कि पब्लिक को, जनता को उसके बारे में, उनके कंपनी के बारे में, उनके अकाउंट्स के बारे में, उनके प्रॉफिट और लॉस के बारे में सारी जानकारी होती है, जिससे कि कंपनी को क्या मिलता है, पब्लिक का कॉन्फिडेंस. क्योंकि इससे क्या होता है कि पब्लिक के लोग जो होते हैं कंपनी के शेयर्स खरीदने में इंटरेस्टेड होते हैं. अब इसमें जो प्रोडक्शन और फाइनेंशियल रिसोर्सेज का यूज़ होता है वो साइंटिफिक मेथड से होता है, टेक्निकल, लॉजिकल, इस बेसिस पे इस मेथड का यूज़ होता है. Now the next is disadvantage of company. So there is some disadvantage of company. First is difficulty in formation because there is so many lots of legal formalities and involved. So ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, प्रोसीजर में टाइम लगता है, बहुत सारी प्रोसीजर करना होता है. तो जो कंपनी का फॉर्मेशन होता है एज़ कंपेरिजन टू अदर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फॉर्मेशन में काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज़ आती है. उसके बाद है फ्रॉडलेंट मैनेजमेंट. समटाइम्स अगर कोई है जो ऐसा प्रमोटर है जो हमारी कंपनी के ख़िलाफ़ बात कर रहा है और हमारी कंपनी के साथ चीटिंग कर रहा है तो नुकसान है. लेक ऑफ मोटिवेशन, द पर्सन ऑफ ऑपरेटिंग द कंपनी आर द सैलरी पेड. जो पर्सन हमारी कंपनी को चलाता है वो सैलरी पेड होता है, वो कितना भी काम करे उसको सैलरी उतनी ही मिलनी है. सो यहाँ पे मोटिवेशन की कमी होती है. डिले इन डिसीजन, क्योंकि यहाँ पे मीटिंग बैठती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, उसके बाद ही कोई डिसीज़न लिया जाता है, डायरेक्टली कोई डिसीज़न नहीं दिया जाता है विदाउट एनी कंसेंट. सो यहाँ पे डिसीज़न में भी टाइम लगता है. उसके बाद है organic management. Sometimes one person or group of person hold the affair of the company management and they become the management holder. कभी कभी क्या होता है कोई सिंगल पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन कंपनी के सारे मैनेजमेंट का काम करते हैं तो उससे क्या होता है वो अपना पूरा कंट्रोल बना के रखते हैं. लेक ऑफ सीक्रेसी, यहाँ पे सीक्रेसी नहीं होती है क्योंकि इन्हें अपने पब्लिक अकाउंट्स को अफेयर्स को पब्लिक करना होता है. रेकलेस स्पेक्यूलेशन, यहाँ पे चीज़ें लापरवाही भी दिखती है. अंडर यूनिटी एंड जॉइंट लाइबिलिटी द डायरेक्टर आर फ्री टू यूज़ द फंड ऑफ द कंपनी. यहाँ पे क्या होता है जो भी लाइबिलिटीज़ होती है वो सब पे डिवाइड होती है, जो भी रिस्क होता है वो सब पर डिवाइड होता है. जो डायरेक्टर होते हैं वो ज़्यादा सोचते नहीं है खर्चा करने पे. जो फंड जो हमने रिजर्व फंड या सरप्लस फंड बचा के रखा है तो उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचते और फिजूल खर्ची ज़्यादा होती है. ईविल ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन, इकोनॉमी और बेनिफिट. कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट में डिमांड कम है तो हमारा प्रोडक्शन तो ज़्यादा है, लेकिन जब डिमांड हो ही नहीं रही है तो प्रोडक्शन बिकेगा नहीं. और अगर हम प्रोडक्शन को कम करते हैं तो इस केसेस में क्या होता है हमारे बिजनेस को लॉस होता है. एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल, इस तरह के कंपनी में गवर्नमेंट का कंट्रोल काफ़ी ज़्यादा होता है जबकि सोल ट्रेड और प्रॉपर्टरशिप में नहीं होता है. हार्मफुल फॉर कॉटेज इंडस्ट्रीज़, जब कोई कंपनी साइंटिफिक मेथड यूज़ करती है या फिर बड़ा प्रोडक्शन करती है, उसके पास बड़ी बड़ी मशीनरीज होती है, तो उस तरह केसेस में सेम कंपनी अगर कोई छोटी कंपनी होती है तो वहाँ का काफ़ी लॉस होता है क्योंकि उनका प्रोडक्शन लेट होता है और उनके पास काफ़ी सारी चीज़ों की कमी होती है. तो ये इस तरह की इंडस्ट्री लार्ज स्केल प्रोडक्शन और बड़ी कंपनी क्या होती है कॉटेज छोटी इंडस्ट्रीज़ के लिए हार्मफुल होती है. उसके बाद कैपिटलिस्टिक सिस्टम, यहाँ पे कैपिटलिस्टिक सिस्टम है, मतलब कैपिटल पे मेन फोकस किया गया है और बाकी जो कंज्यूमर होते हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है. पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी काफ़ी ज़्यादा कंपनी में होता है. लेक ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि साइंटिफिक मेथड और टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, मशीनरीज़ का यूज़ किया जाता है फॉर द लार्ज प्रोडक्शन के लिए. तो जब हम मशीनरी यूज़ कर रहे हैं तो हमें वर्कर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता जिससे कि एम्प्लॉयमेंट लोगों को कम मिलता है. उसके बाद लेक ऑफ फ्लैक्सिबिलिटी, देयर इज़ अ लेक ऑफ फ्लैक्सिबिलिटी इन कंपनी ऑर्गेनाइजेशन.
एज कंपेरिजन टू सोल ट्रेड एंड पार्टनरशिप कैन ईजिली चेंज देयर बिजनेस। अगर सोल ट्रेड और पार्टनरशिप की बात करें तो वो अपने कंपनी को बंद भी कर सकते हैं, अपने बिजनेस को चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम कंपनी से कंपेयर करें तो ये इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लेंदी होता है और इनका काम भी बड़ा होता है। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, समटाइम्स क्या होता है, लोगों को अपने इंटरेस्ट पे ज़्यादा फोकस होता है और अपने इंटरेस्ट की वजह से उन्हें क्या होता है, लोगों के बीच में लड़ाई और झगड़े होते हैं। तो यहाँ पे हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ कंपनी। अब हम बात करेंगे कंपनी के टाइप्स के। तो जिस तरह से पार्टनरशिप के टाइप थे उसी प्रकार कंपनी के भी कुछ टाइप्स हैं। तो यहाँ पे टाइप को चार्ट में दिया गया हुआ है। फर्स्ट पॉइंट है विच इज़ चार्टर्ड कंपनी स्टेट। तो यहाँ पे कई तरह की कंपनीज होती है, लेकिन मेन जो होती है, मेजर पार्ट में अगर हम देखे जाएँ तो कंपनी दो तरह की होती है, विच इज़ पब्लिक एंड प्राइवेट। सो इफ़ वी आर टॉकिंग ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सो देयर इज़ अ चार्टर्ड कंपनी। चार्टर्ड कंपनी वो कंपनी होती है जो रॉयल्स होते हैं, जो किसी राजा के रूल्स चलते हैं। और तो इस तरह की कंपनी हमारे इंडिया में नहीं देखने को मिलती। इस तरह की चार्टर्ड कंपनी जो होती है ईस्ट इंडिया कंपनी या बैंक ऑफ इंग्लैंड में देखते हैं। अब हम बात करते हैं स्टैट्यूटरी कंपनी। तो दीज कंपनी आर फॉर्म अंडर द स्पेशल स्टैट्यूटरी एक्ट। तो इस तरह की कंपनी गवर्नमेंट किसी एक्ट, स्पेशल एक्ट को करती है फॉलो, जैसे पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव, जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, IFC, किसी इनका अलग से ऑब्जेक्ट होता है, उस बेसिस पे ये काम करती है। उसके बाद रजिस्टर्ड कंपनी, जो कंपनी एक्ट 1956 के थ्रू रजिस्टर्ड है, दैट इज़ कॉल्ड रजिस्टर्ड कंपनी। लिमिटेड कंपनी, जिनकी लाइबिलिटीज़ लिमिटेड है, कैपिटल लिमिटेड है, दैट इज़ कॉल्ड लिमिटेड कंपनी। नेक्स्ट है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। तो अगर किसी की पर्टिकुलर पार्टनर्स को या कंपनी को हमने गारंटी दी है कि आपकी जो लाइबिलिटीज़ होगी दैट इज़ लिमिटेड, तो यहाँ पे कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी बोला जाता है। दीज टाइप ऑफ कंपनी में और मे नॉट हैव शेयर कैपिटल। ईच मेंबर प्रोमिसेस टू पे अ फिक्स सम ऑफ मनी। हर एक मेंबर को, कंपनी के मेंबर को, उनको ये प्रॉमिस किया जाता है कि कुछ ना कुछ अमाउंट में, उनको फिक्स सम अमाउंट में कुछ ना कुछ पेड किया जाएगा, इस बात की उन्हें गारंटी दी जाती है। अनलिमिटेड कंपनी, जहाँ पे शेयर होल्डर की लाइबिलिटीज़ कैसी होती है, अनलिमिटेड, दैट इज़ कॉल्ड अनलिमिटेड कंपनी। Now the basis of public interest. So there is a three types. First is private, फिर then public and government. तो प्राइवेट कंपनी में अगर कुछ चीज़ें होती है जो कि अकॉर्डिंग सेक्शन 31(1)(3) के अकॉर्डिंग होती है, जिसमें कि कम से कम 2 और सब ज़्यादा से ज़्यादा 200 मेंबर हो सकते हैं, विच रिस्ट्रिक्टेड इट्स मेंबर फ्रॉम ट्रांसफरिंग देयर शेयर्स टू अदर, इन विच द वर्ड प्राइवेट। अब कोई भी प्राइवेट कंपनी होगी तो वहाँ पे प्राइवेट कंपनी के नाम पर प्राइवेट लिमिटेड लिखा जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं पब्लिक कंपनी। तो पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 और ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। पब्लिक कंपनी को अपना काम स्टार्ट करने से पहले उसको कमिटमेंट का सर्टिफिकेट उसके पास होना ज़रूरी है, सो और रजिस्ट्रेशन का भी। सच कंपनी डज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ट्रांसफ़र ऑफ इट्स shares. It's generally invited the common people to subscribe. Now we are talking about government company. So government company in which at least 51% कंपनी वही कहलाएगी गवर्नमेंट कंपनी जिसके पास शेयर्स का 51% मतलब 49 या 50% से ज़्यादा शेयर्स है, दैट इज़ कॉल्ड गवर्नमेंट कंपनी। तो इसको ये कैसी होती है, सेंट्रल या गवर्नमेंट कंपनी, दोनों टाइप की हो सकती है ये जॉइंटली। और द प्रोविज़न ऑफ मेंशन अंडर कंपनी एक्ट 617, the audit of the government such company is performed only after getting the advice from the Auditor General of the central government as mentioned under Act 619. Now the basis of mutuality. तो होल्डिंग कंपनी की बात हम करते हैं। तो होल्डिंग कंपनी वो कंपनी होती है जो किसी अदर कंपनी को होल्ड करके रखी हुई है, क्योंकि इनके पास 50% से ज़्यादा शेयर्स का हिस्सा होता है। अब हम बात करते हैं सब्सिडियरी कंपनी। तो सब्सिडियरी कंपनी वो होती है जो होल्डिंग कंपनी के अंडर में काम कर रही है। होल्डिंग कंपनी के पास 50% से ज़्यादा कितने भी, मतलब 51 भी है तो भी चलेगा। अब सब्सिडियरी कंपनी वो है जिसके पास 50% से कम शेयर का हिस्सा है, 49%। तो ये इसको होल्ड कौन करेगा, होल्डिंग कंपनी। और जिसको कर रहा है दैट इज़ कॉल्ड सब्सिडियरी कंपनी। तो वो उसके रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही चलेगा क्योंकि उसके पास शेयर्स ज़्यादा है। अब हम बात करते हैं नेशनैलिटी की।
तो अगर कोई कंपनी एक्ट 1956 को फॉलो करती है, दैट इज़ कॉल्ड इंडियन और नेशनल कंपनी। फॉरेन कंपनी वो होती है, देर आर वेरी डिफरेंट फॉर्म ऑफ इंडियन कंपनी। अ फॉरेन कंपनी मीन्स एनी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। अगर कोई कंपनी इंडिया के बाहर काम कर रही है, दैट इज़ कॉल्ड फॉरेन कंपनी। प्राइवेट कंपनी की बात करते हैं, तो अब हम सेपरेटली यहाँ पे टाइप्स हो चुके हैं, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी, लिमिटेड कंपनी, एक्सेट्रा। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सेपरेटली प्राइवेट कंपनी, फीचर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी, एक्सेट्रा. So if we are talking about private company, so according to India Company Act 1956 section 313, a company is said to be private company. सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग प्राइवेट कंपनी किसको कहा गया है, तो जहाँ पे इट्स प्रोहिबिटेड द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर द मेंबर ऑफ प्राइवेट कंपनी कैन नीदर सेल और परचेस। यहाँ पे प्रोहिबिटेड है प्राइवेट कंपनी को अपने शेयर्स को खरीदना और बेचना। इट रिस्ट्रिक्टेड द मेंबर लिमिटेड मेंबर, अब यहाँ पे लिमिटेड मेंबर है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते, पहले 50 से अब 200 है, 200 से ज़्यादा मेंबर नहीं होना चाहिए। इट्स प्रोहिबिटेड द इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस टू इनवाइट पीपल। प्राइवेट कंपनी जो होती है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है, वो अपने कंपनी का प्रॉस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती। प्रॉस्पेक्टस क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे। नाउ इट हैज़ मिनिमम 2 मेंबर्स, तो प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए। उसके बाद प्राइवेट इसका इट सफिक्स द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड, जो सफिक्स होता है इसका प्राइवेट लिमिटेड होना चाहिए। किसी भी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी है उसके नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड होना चाहिए। नाउ वी आर टॉकिंग फीचर्स। So number of member, the minimum number of 2 and maximum number is expected employees. ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, यहाँ पे प्राइवेट कंपनी कोई भी अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती है, इनकी लाइबिलिटीज़ लिमिटेड होती है। इन्वेंशन ऑफ पब्लिक, द पब्लिक कंपनी इज़ नॉट लिमिटेड टू सब्सक्राइब फॉर शेयर्स और टू डिवेंचर द कंपनी अरेंज इट्स कैपिटल फ्रॉम इट्स मेंबर। सफिक्स क्या होता है, प्राइवेट लिमिटेड इनके कंपनी के आगे लिखा होना चाहिए। अब हम बात करते हैं इवैल्यूएशन ऑफ कंपनी, प्राइवेट कंपनी। सो ईजी फॉर्मेशन, जो कंपनी होता है एज कंपेरिजन टू पब्लिक कंपनी उसका फॉर्मेशन ईजी होता है। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, अ प्राइवेट कंपनी आर नॉट रिक्वायर्ड टू टेकन अ सर्टिफिकेट कॉमन। अगर किसी भी प्राइवेट कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो भी वो काम कर सकती है, ज़रूरी नहीं कि उसको कमेंसमेंट का सर्टिफिकेट मिला हो, बट पब्लिक कंपनी में कंपलसरी है। मोर प्रॉफिट, द टोटल प्रॉफिट ऑफ द प्राइवेट कंपनी शेयर्स अमॉन्ग इट्स मेंबर, दे आर मैनेज डायरेक्टर एंड ओनर, दे आर मोटिवेटेड टू वर्क with more real and maximum profits. Corporation, since the number of member is limited, यहाँ पे लिमिटेड मेंबर्स होते हैं, जहाँ पे होल वर्क इज़ डन बाय फ्रेंडली इन्वायरमेंट, तो यहाँ पे जितना भी काम होता है वो फ्रेंडली इन्वायरमेंट के साथ होता है। डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, प्राइवेट कंपनी में डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता है कस्टमर्स के साथ भी और उनके अदर मेंबर्स के साथ। सीक्रेसी, एज ऑल द मेंबर वर्क लाइक अ बिग फैमिली विद प्रॉपर कॉर्पोरेशन, यहाँ पे पूरी सब लोग फैमिली और फ्रेंडली होकर काम करते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉर्पोरेशन, तो वहाँ पे सीक्रेसी ज़्यादा बनी होती है। अब ये जितनी भी चीज़ें हैं हम इसको पब्लिक कंपनी के कंपैरिजन के हिसाब से देख रहे हैं। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट कंपनी। तो यहाँ पे लिमिटेड स्कोप होता है, थोड़ा कंपैरेटिवली कैपिटल भी कम होती है और इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर। नाउ वी आर प्रिविलेज एंड एग्जेम्पशन ऑफ प्राइवेट, जो प्राइवेट कंपनी होती है उसको छूट किया फिर क्या विशेषाधिकार बनता है, तो नंबर ऑफ मेंबर, यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर, द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर रिक्वायर्ड फॉर इस्टेब्लिशमेंट प्राइवेट कंपनीज 2। लेकिन देखो प्राइवेट कंपनी में सिर्फ 2 मेंबर से हम स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 मेंबर होना ज़रूरी है। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, द क्लॉजेस ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज़ नॉट एप्लीकेबल टू द प्राइवेट कंपनी। अलॉटमेंट के लिए सब्सक्रिप्शन का मिनिमम नहीं है। सबमिशन ऑफ प्रॉस्पेक्टस, इन्हें कोई ज़रूरत नहीं है प्रॉस्पेक्टस को सबमिशन करने की, बिना सबमिशन के भी ये अपना काम शुरू कर सकते हैं। शेयर कैपिटल इशू, फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल में नॉट बी ऑफर्ड द एग्जिस्टेंस। इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर, सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट, प्राइवेट कंपनी को कोई ज़रूरत नहीं है सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट की, बट पब्लिक कंपनी को है। स्टैट्यूटरी मीटिंग, अनलाइक अ पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी नीड नॉट होल्ड स्टैट्यूटरी मीटिंग। प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी के जैसे कोई भी स्टैट्यूटरी मीटिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है और ना ही इन्हें इनका इंडेक्स मेंबर रखने की ज़रूरत होती है।
नंबर ऑफ़ डायरेक्टर, अगर नंबर ऑफ़ डायरेक्टर की बात करते हैं तो प्राइवेट कंपनी में सिर्फ 2 चाहिए होते हैं, जबकि पब्लिक में 3 चाहिए होते हैं। इसमें मीटिंग कंपैरेटिवली कम होती है, कब कब होती है ये आप देख लेना। तो यहाँ पे डिफरेंसेस दिए हैं प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको प्राइवेट और पब्लिक के बीच की सारी चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो पाएगी। नाउ वी आर टॉकिंग वन मैन कंपनी। सो वन मैन कंपनी क्या है? अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट मिनिमम 2 मेंबर आर रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश अ प्राइवेट कंपनी एंड मिनिमम 7। अब जब हम बात करते हैं प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, तो यहाँ पे भी कई सारे ड्रॉबैक्स देखने को मिलते हैं। अब इस ड्रॉबैक कुछ लूप होल्स को ख़त्म करने के लिए किसका देखा गया? वन मैन कंपनी। अब आप सोचोगे जब कंपनी किसी एक आदमी की है और एक को ही चलाना है, देन दैट इज़ कॉल्ड वन मैन कंपनी, बट देयर आर सम डिफरेंस। Some people establish a company by arranging the minimum number of member or making them as a member for the namesake। अब क्या है वन मैन कंपनी में? कुछ मेंबर क्या होते हैं कि जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर होते हैं, लेकिन जो अदर मेंबर होते हैं वो सिर्फ नाम के लिए होते हैं। तो सच मेंबर्स आर गिवन 1 or 2 शेयर्स एंड रेस्ट ऑफ, देखो जैसे कई सारे मेंबर्स हैं लेकिन उनको सिर्फ 1 या 2% ही प्रॉफिट या शेयर्स दिए जा रहे हैं, बाकी सारे एक ही मेंबर का है जिसने कंपनी को क्रिएट किया है। सारे कौन रख रहा है शेयर्स, होल्ड कौन कर रहा है? 1 पर्सन, वही कहलाएगा वन मैन कंपनी, उसी की कंपनी कहलाएगी। सो द कॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी अफेयर मैनेजमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एक्ट इज लुक्ड आफ्टर 1 by 1 person एंड सच कंपनीज आर कॉल्ड एज 1 person। तो यहाँ पे कोई आपको दिमाग नहीं लगाना। वन मैन कंपनी ये होती है सिंपली जहाँ पे कई सारे मेंबर्स होते हैं बट दे आर ओनली फॉर नेम सेक एंड उनके पास शेयर्स का 1 या 2% ही होता है, बाकी सारा एक ही सिंगल पर्सन पे होता है, वो जो कि पूरे शेयर्स को होल्ड कर रहा है, वो वन मैन कंपनी कहलाता है और बाकी सारे काम में पार्ट लेते हैं। ठीक है, तो वो हो गया वन मैन कंपनी। अब हम बात करते हैं डिफंक्ट कंपनी। अब डिफंक्ट कंपनी क्या होता है? तो कभी कभी क्या होता है, कोई कंपनी काम नहीं कर रही है, वो फंक्शन नहीं कर रही है, वो प्रोसेस ही नहीं कर रही, कुछ भी काम नहीं हो रहा है, वो बंद, ऑलमोस्ट उनका जो फंक्शन है वो स्टॉप है। ठीक है, मतलब वो वाइंडिंग मतलब बंद होने के कगार पर है। तो इस तरह की जो कंपनी है उसने रजिस्ट्रार ऑफिस में किसी भी तरह का नोटिस नहीं दिया। अब आसपास से ये रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्रार को जैसे भी ये पता चलता है तो वो उस कंपनी को नोटिस देती है कुछ टाइम ऑफ पीरियड का, एक लेटर भेजती है। अब वो लेटर का अगर जवाब आता है तो ठीक है, अदरवाइज़ 14 डेज़ में वो लेटर का जवाब आ जाना चाहिए। अदरवाइज़ नहीं आता है तो उसको जो रजिस्ट्रार है उस कंपनी, उस नाम की कंपनी को डिफंक्ट घोषित कर देती है, मतलब कि मृत घोषित कर देती है, मतलब वो कंपनी बंद हो चुकी है या मर गई है, मतलब उस नाम की कंपनी कोई भी वर्किंग में नहीं है। तो ये होता है डिफंक्ट कंपनी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कंपनी के बारे में पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। सो एंटरप्राइज, बिजनेस एंटरप्राइज सिंपली 2 वर्ड से बना है, बिजनेस और एंटरप्राइज। बिजनेस मतलब जहाँ पे हम अपने इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं और जिस प्लेस पे करते हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं, दैट इज़ डिनोट टू एंटरप्राइज। तो जहाँ पे इकोनॉमिक, जिस प्लेस पे हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कर रहे हैं, दैट इज़ क्लॉज बिजनेस एंटरप्राइज। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज, तो यहाँ पे सेपरेट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है उसकी सेपरेट एंटिटी, सेपरेट ओनरशिप और सेपरेट मैनेजमेंट होता है और इंडिपेंडेंट रिस्क होता है। अब हम बात करते हैं फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। तो आपने फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑलमोस्ट पूरा पढ़ लिया है। नॉन कोऑपरेटिव, यहाँ पे कुछ कोऑपरेटिव है जिसको गवर्नमेंट कंट्रोल करती है और जिसको प्राइवेट सेक्टर करता है। तो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में सोल ओनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली, पार्टनरशिप, जो आप ये देख सकते हो। उसके बाद है कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब पब्लिक सेक्टर में क्या क्या आता है? डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, बोर्ड ऑर्गेनाइजेशन, और कॉर्पोरेट एरिया में जॉइंट स्टॉक कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। ये इजी है, ये आप पढ़ सकते हो। उसका इजी फॉर्मुलेशन होना चाहिए, लाइबिलिटीज़ कम होनी चाहिए, अच्छा मैनेजमेंट होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, सीक्रेसी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा काम का बर्डन नहीं होना चाहिए, और गवर्नमेंट रूल रेगुलेशंस कम होने चाहिए, टैक्स एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें कम होनी चाहिए। आफ्टर दैट
तो कोई भी अगर हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें ये सारी चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद है स्टार्टिंग अ न्यू बिज़नेस एंटरप्राइज। जब हम किसी भी इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। सो द पर्सन हु अंडरटेक अ बियर रिस्क। पर्सन एंटरप्राइज क्या होते हैं, एंटरप्राइज में एंटरप्रेन्योर को रिस्क लेना होता है, नए बिज़नेस के बारे में सोचना होता है, चीज़ें कहाँ से आएगी, कौन सा मेथड, कौन सी मनी, कौन सा चीज़ मशीन्स हम यूज़ करेंगे, तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद जो बिजनेसमैन होता है, एंटरप्राइज़र होता है, उसके पास खुद की भी कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए जिससे कि उसके बिज़नेस को पे फ़र्क पड़ता है, जैसे उसका नॉलेज, स्किल, वो किस तरह से काम करता है, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद है फैक्टर्स टू बी कंसीडर फॉर स्टार्टिंग अ बिज़नेस। तो जब हम कोई बिज़नेस स्टार्ट करने का सोच रहे हैं या करने जा रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए हमारे पास। तो सिलेक्शन ऑफ बिज़नेस एक्टिविटी, किस बिज़नेस का हम सिलेक्शन करने जा रहे हैं। उसके बाद चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ओनरशिप, किस तरह की ओनरशिप हमको लेना है, किस तरह का बिज़नेस हमें करना है। उसके बाद कैपिटल रिक्वायरमेंट के हिसाब से लाइबिलिटी, टैक्स लाइबिलिटी, लीगल फॉर्मेलिटीज़, ये सारी चीज़ें हम बियर कर पाते हैं कि नहीं, उस हिसाब से हम सिलेक्शन करते हैं। फिर फाइनेंशियल प्लानिंग, मतलब कोई भी बिज़नेस को करने के लिए, छोटा या बड़ा, हमें फाइनेंस की ज़रूरत होती है, तो वो प्लानिंग, मतलब हमें फाइनेंस कहाँ से, कितना, कब, कैसे मिलेगा, वो सारी चीज़ें। उसके बाद हम देखते हैं कि हमको जो बिज़नेस इस्टेब्लिश करना है उसका लोकेशन क्या होगा। आफ्टर दैट साइज़ ऑफ बिज़नेस यूनिट, जो भी हम बिज़नेस सेलेक्ट कर रहे हैं उसका साइज़ स्मॉल होगा, बड़ा होगा, उसके हिसाब से टेक्नोलॉजी, जगह, ये सारी चीज़ें देखनी होती है। जब ये सारी चीज़ें हम देख लें तो मशीन्स एंड इक्विपमेंट, जो भी हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में मशीन और इक्विपमेंट में यूज़ करना चाहते हैं, वो कितने रेंज का है, कौन सा है, कि कौन सा अच्छा है, वो सारी चीज़ें। उसके बाद एंटरप्रेन्योर वर्क फोर्स देखता है, मतलब कि कितने लोग हमें चाहिए, किस तरह के, किस स्किल और अनस्किल्स वर्कर हमें रखना है। उसके बाद प्रोसीजर, फॉर्मेलिटीज़, जो भी हम ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें किस तरह की फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत है। उसके बाद लॉन्चिंग द एंटरप्राइज़, हम अपने एंटरप्राइज़ को लॉन्च करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो फैक्टर्स होते हैं किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। किसी भी कंपनी को जब हम बनाते हैं तो उसके लिए जो लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं और इसके स्टेप्स क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पे 4 स्टेप्स दिए हैं। फर्स्ट स्टेप प्रमोशन, उसके बाद इनकॉर्पोरेशन, उसके बाद इशू ऑफ कैपिटल, उसके बाद कमिश्योर बिजनेस। तो हम पहले प्रमोशन देखेंगे, फिर कंपनी का रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर शेयर कैपिटल जो होती है उसको इशू करते हैं, उसके बाद हम अपना बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो प्रमोशन क्या होता है, प्रमोटर कौन होता है, उसकी लायबिलिटी क्या होती है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।